हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो बहुत कम टाइम बचा है, ये मानो 3 से 4 दिन या 28 तारीख का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा आप एनालिसिस देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंकिता, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd, फाइंड सम लर्नर्स प्रीफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म इंस्टेड ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन। यानी अंकिता क्या है, तीसरी क्लास की शिक्षिका है, जो कि पाती है कि कुछ बच्चे क्या है, इन्फॉर्मेशन को कैसे लेना चाहते हैं, रिटन फॉर्म में। ठीक है, ना कि वर्बल इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे समझ सकते हैं, रिटन फॉर्म में। तो उनका लर्निंग स्टाइल क्या होगा? देयर लर्निंग स्टाइल इज, ए ऑप्शन है ऑडिटरी, बी ऑप्शन है विजुअल, सी ऑप्शन है काइनेस्थेटिक, डी ऑप्शन है एस्थेटिक। तो बताइए कौन सा एक लर्निंग स्टाइल उनका होगा। उन्हें कैसे चाहिए इन्फॉर्मेशन, रिटन फॉर्म में। तो रिटन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसे वो कैसे गेन करेंगे भाई? पढ़ के ही तो करेंगे, और पढ़ेंगे कैसे? देख के। तो कैसा होगा उनका लर्निंग स्टाइल? विजुअल। कैसा होगा? विजुअल, यानी वो देख के पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, मे बी उन्हें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो वो क्या है, विजुअली लर्निंग स्टाइल है उनका। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर इन क्लास 4th हैज़ गिवन अ टास्क ऑन रोल प्ले। यानी क्लास 4th की एक टीचर है, वो क्या है, बच्चों को एक टास्क दे रही है, रोल प्ले करा रही है। ठीक है, कोई भी रोल प्ले करा रही है। वेयर द लर्नर्स आर आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर इन अ गिवन सिचुएशन। यानी बच्चों को कह रही है कि अपने अपने सिचुएशंस को, अपने अपने जो परफॉर्मेंस है उन्हें उसे चेंज कर लो। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर रोल प्ले करा रही है, कह रही है अपनी पोजीशन को चेंज कर लो। ठीक है, विच स्किल इज शी ट्राइंग टू एनहांस। कौन सी स्किल वो एनहांस करना चाहती है? ए ऑप्शन है एक्टिंग, बच्चों में एक्टिंग कराना चाहती है, स्पीकिंग को एनहांस कराना चाहती है, या फिर राइटिंग, या फिर रीडिंग। बताइए भाई क्या कर रही है, रोल प्ले करा रही है, तो बच्चे क्या है, अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करा रही है, वो स्पीकिंग करा रही है, स्पीकिंग स्किल एनहांस करा रही है। ठीक है, यानी बच्चे क्या है, डिस्कस भी करेंगे। भाई रोल प्ले हो रहा है तो बातचीत भी होंगी, तो कौन सा स्किल बढ़ेगी, कौन सी स्किल एनहांस होगी? स्पीकिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ना तो एक्टिंग होगा, ना ही राइटिंग का यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है, ना ही यहाँ पे रीडिंग हो रही है, यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, तो स्पीकिंग स्किल एनहांस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन अ टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बडिंग राइटर। बताइए एक टीचर कैसे एक अच्छी हैंड राइटिंग डेवलप कर सकती है बच्चों के अंदर। बडिंग राइटिंग यानी जो लिख सकते हैं, जो लिखते हैं अच्छा और कैसे कर सकती है। ठीक है, ए ऑप्शन है बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट। यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के, या फिर जो वर्ड्स हैं उनकी लिमिटेशन कर दे कि इतने ही वर्ड्स में तुम्हें लिखना है, तो अच्छी राइटिंग होगी। या फिर बी ऑप्शन है बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर। या फिर बच्चों की क्या है, तारीफ करें कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, या फिर अगर कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो उन्हें इम्प्रूव करने के लिए बोलें। या फिर सी ऑप्शन है बाय आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। यानी बच्चों को कहें कि अच्छी हैंड राइटिंग में तुम्हें लिखना है। डी ऑप्शन है बाय गिविंग लर्नर्स डिटेल्ड फीडबैक ओनली ऑन देयर ग्रामेटिकल एरर्स। यानी बच्चों को फीडबैक तो दे, लेकिन किसके लिए दे? सिर्फ ग्रामर के लिए दे, सिर्फ जो ग्रामेटिकल एरर है उन्हीं का ही फीडबैक दे। तो कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा? बताइए। देखो, अगर ग्रामर में ही फीडबैक देगी तो ये तो गलत बात है। हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पॉइंट आउट नहीं करना है, वो गुड हैंडराइटिंग की बात हो रही है ना। तो डी ऑप्शन तो हमारा कट गया। फर्स्ट ऑप्शन है यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे और वर्ड्स की लिमिट कर दे।
ठीक है, तो ये भी गलत होगा, लिमिटेशन हो रही है वर्ड्स की। ठीक है, सी ऑप्शन की उन्हें कह रही है अच्छी हैंडराइटिंग लिखो, तो ऐसे थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग हो जाएगी, तो सी भी गलत है। बी ऑप्शन ठीक है कि बच्चों को क्या है सराहना करे, अप्रिशिएट करे, प्रेज करे, उनकी प्रशंसा करे कि तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, तुम और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या पर्पज है बताइए। रचनात्मक आकलन इसे बोलते हैं। ए ऑप्शन है टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, यानी बच्चों के बीच में कंपैरिजन करें कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये डल बच्चा है। या फिर लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट, एवरेज और स्लो लर्नर्स, यानी बच्चों को लेबल कर दें कि ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज और ये स्लो लर्नर है। या फिर सी ऑप्शन है टू यूज अ वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग, यानी अलग अलग तरीके देखे, अलग अलग मेथड्स यूज करें कि बच्चों से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, कि बच्चे कितना इंप्रूव कर रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं। डी ऑप्शन है टू कंडक्ट क्लास टेस्ट रेगुलरली ऑन वीकली बेसिस, यानी बच्चों के टेस्ट लें कैसे, वीकली बेसिस पे। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बच्चों का क्या है साथ के साथ आकलन कर लेना, क्लास में कुछ भी पढ़ाया तो साथ के साथ आकलन कर लेना। और आकलन कैसे होगा, जब हमें ये पता चलेगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि टीचर क्या है अलग अलग मेथड्स यूज करेगी, देखेगी कि बच्चों पे क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, बच्चों की लर्निंग कैसे हो रही है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, फॉर टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास फर्स्ट वी शुड फोकस मोर ऑन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाते हुए किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा, ओरल लैंग्वेज पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस विल एनेबल लर्नर्स टू एनहांस ओरल लैंग्वेज स्किल एट क्लास, यानी कौन सी एक क्लासरूम प्रैक्टिस, कौन सा एक तरीका अच्छा होगा जिससे बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज स्किल डेवलप हो सके, यानी बोलने का कौशल। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है रोल प्ले कराएं बच्चों का, यानी ड्रामा कराएं, रोल प्ले कराएं। बी ऑप्शन है ग्रामर गेम्स कराएं या फिर सिंगिंग राइम्स कराएं। डी ऑप्शन है लर्निंग अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट याद कराएं। तो कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। देखो हमें याद नहीं कराना है बच्चों को अल्फ़ाबेट, ठीक है, ना ही सिंगिंग राइम, ग्रामर गेम, सबसे अच्छा है यहाँ पे रोल प्ले। रोल प्ले से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बेस्ट रोल प्ले है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, यानी टीचर क्या है कोई भी स्टोरी पढ़ रही है टेक्स्ट बुक से। अबाउट अ गर्ल हु इज लुकिंग आफ्टर अ स्पैरो एंड फीडिंग इट, यानी क्या एक स्टोरी पढ़ रही है टेक्स्ट बुक में और देख रही है कि एक बच्ची क्या है स्पैरो का ध्यान रखती है और उसे फीड कराती है, यानी दाना पानी देती है। ठीक है, सडनली अ बॉय अली स्टूड अप एंड टोल्ड द टीचर हाउ वन डे ही शेव्ड एन इंजर्ड स्क्वायरल विच वॉज लाइंग इन द पार्क। अलीज रिएक्शन टू द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी सडनली क्या होता है बीच में कि एक बच्चा अली नाम का क्लास में खड़ा होता है और बताता है कि मैडम एक दिन क्या हुआ था, गार्डन में एक गिलहरी आके गिर गई थी और वो घायल थी और मैंने उसे बचा लिया था। ठीक है, तो अली का रिएक्शन कैसे डिस्क्राइब करेगी मैडम। ए ऑप्शन है कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी उसके अनुभवों से जोड़ देगी उस कहानी को। या फिर बी ऑप्शन है इंटरप्टिंग द टीचर इन बिटवीन, टीचर क्या है बीच में कंफ्यूज हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। सी ऑप्शन है एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड शो दैट ही इज एक्टिव इन द क्लास, यानी क्या है अपॉर्चुनिटी, बच्चे को क्या है मौका देगी बीच में बोलने का कि वो दिखा रही है कि बच्चा क्या है एक्टिव है क्लास में। हिज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्लास में तो अटेंटिव तो है ही बच्चा, ये क्या शो करना है, और ना ही क्लास में इंटरप्शन हो रहा है। टीचर क्या करेगी उसके ज्ञान को जोड़ देगी, जो कहानी पढ़ा रही है उसी से ही कनेक्ट कर देगी उसके एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
अ टीचर हैज़ गिवन अ लैंग्वेज टास्क टू बी डन इन ग्रुप्स, व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ टीचर ड्यूरिंग दिस ग्रुप वर्क। टीचर क्या है, कोई भी लैंग्वेज टास्क दे रही है, कैसे, ग्रुप में, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या होगा इस ऑल ओवर ग्रुप वर्क में, जो ग्रुप वर्क दे रही है बच्चों को, बताइए। ए ऑप्शन है एंश्योर दैट द टास्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम, सो सी शुड रिमाइंड देम द टाइम अगेन एंड अगेन। यानी टीचर क्या है, बच्चों को टाइम टू टाइम बताती रहे कि बच्चों 15 मिनट बच गई हैं, 20 मिनट बच गई हैं, जिससे कि वो जल्दी से फ्री हो जाए, टास्क फिनिश हो जाए। या फिर बी ऑप्शन है एंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड। यानी ये एंश्योर करे कि हर बच्चा ग्रुप में पार्टिसिपेट करे, और कैसे पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और जहाँ बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ टीचर उन्हें सपोर्ट करे। या फिर सी ऑप्शन है द टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू द ग्रुप्स, सो शी शुड सिट सेट ऑन अ चेयर। यानी टीचर क्या है, बच्चों को पूरी स्वायत्ता दे दे कि भाई तुम अपने हिसाब से करो, मैं चेयर पे बैठ के आराम करूंगी, है ना। डी ऑप्शन है एंश्योर दैट स्टूडेंट शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। यानी ये एंश्योर कर लें बिल्कुल कि कोई भी क्लास में बच्चा शोर नहीं करेगा। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, क्या रोल होगा टीचर का ग्रुप वर्क में, बताइए। देखो ये बात गलत है कि टीचर टाइम टू टाइम ये बता रही है भाई 10 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। तो ये तो कोई पॉजिटिव आंसर है नहीं। लेकिन ये बात ठीक है कि ये एंश्योर करे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, और जहाँ उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ उन्हें सपोर्ट दे, ठीक है। तो यही रोल टीचर का बेस्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा कि उन्हें ऑटोनॉमी पूरी दे दे और खुद चेयर पे बैठ जाए, तो ये भी गलत है ना ये कि क्लास में बच्चे शोर नहीं मचाने चाहिए, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, तो ऑथोरिटेटिव स्टाइल हो गया, है ना। तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, और ए भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू, बताइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में है। ए ऑप्शन है ट्रांसलेट द रिटन करस्पॉन्डिंग सिंबल्स इनटू साउंड, यानी जो रिटन मटेरियल है उसे साउंड्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। बी ऑप्शन है परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड इट फ्लुएंटली, यानी क्या है, परसीव करें, डिकोड करें लेटर्स को, जिससे कि हम फ्लुएंसी के साथ पढ़ सकें। या फिर सी ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ मीनिंग निकले, इंटरेक्शन हो, इंटरेक्ट करके पढ़ें सॉरी, ठीक है। डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यानी टेक्स्ट को क्या है, एक एक वर्ड समझे, उसका मीनिंग समझे। बताइए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करे बच्चा, कैसे, इंटरेक्ट करके, ठीक है। जहाँ बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा वो ऑप्शन हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल असेसिंग क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, यानी किस तरह का एक टेस्ट होना चाहिए जो कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर सके, एसेस कर सके, आकलन हो सके, बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चल सके कि बच्चों के अंदर क्या रचनात्मकता है, ठीक है, क्या क्रिएटिविटी है। तो किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पुट आउट करें, बताइए। वन वर्ड क्वेश्चन, यानी वन वर्ड क्वेश्चन करें तो पता चलेगा कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। देखो भाई ट्रू फॉल्स में क्या पता चलेगा, बच्चे को अगर कंसेप्ट भी नहीं पता होगा तो तुक्का भी मार देगा कि ट्रू या फॉल्स, ना एमसीक्यू में पता चलेगा, टिक लगा देगा, ना ही वन वर्ड क्वेश्चन से कुछ पता चलता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है कितना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके आंसर्स लिमिटेड हो जाते हैं, वन वर्ड का तो वन ही वर्ड में होगा। लेकिन अगर हम बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे बच्चे का पता चलता है कि कितना क्रिएटिव है, क्योंकि बच्चा क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाएगा,
है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन सुझा पाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चे से पूछेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सोच के समझ के आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा पाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें क्लास में पुट आउट करने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज इज ट्रू, यानी भाषा के बारे में कौन सा एक सही है। ए ऑप्शन है इट इज़ अ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है भाई, हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इंग्लिश पेडागोजी के, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम की शिफ्ट हुई है सभी में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसे तो आप बता ही देंगे। बी ऑप्शन है इट इज़ सिस्टमेटिक। बाकी मैंने इंग्लिश की मैराथन कराई हुई है, अगर आपको कंसेप्चुअल पार्ट वहाँ से पढ़ लेना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। सी ऑप्शन है इट इज़ रूल्स ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्शंस। डी ऑप्शन है इट इज़ एन आइडियाज ऑफ आइडियाज। बताइए कौन सा एक भाषा के बारे में ठीक है। डी ऑप्शन भाई सिस्टम्स ऑफ सिस्टम ही होगा लैंग्वेज तो, ठीक है, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था। इसी के अंदर सिस्टमेटिक भी आ जाता है, रूल्स भी आ जाते हैं, एक्सेप्शंस, आइडियाज, फोनिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, सिमेंटिक्स, सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो भाषा के बारे में यही ठीक है कि इट इज़ अ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है भाषा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, 2 बार रिपीट हो गया है एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर शुड, यानी बाल केंद्रित कक्ष में टीचर का क्या रोल है बताइए। ए ऑप्शन है एक्सप्लेन द होल लेसन सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट, यानी कोई भी चैप्टर हो उसे क्या है सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरा एक्सप्लेन करे जिससे कि बच्चों को आसानी हो सके। बी ऑप्शन है डिक्टेट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस सो द स्टूडेंट शुड फील एट ईज, यानी क्या करे डिक्टेट कर दे क्वेश्चन आंसर को जिससे बच्चों को आसानी हो, बच्चों को आराम मिले कि हाँ चलो क्वेश्चन आंसर तो हो ही गए। सी ऑप्शन है यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन, यानी इस तरह की टेक्निक यूज करें जिससे कि बच्चे क्या है प्रोत्साहित हों, बच्चे एनकरेज हों कि अपना इनिशिएटिव वो खुद ले सकें, खुद से क्या है गैस कर सकें, खुद इनिशिएटिव ले सकें, खुद से कुछ कर सकें, खुद कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। डी ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाट अ टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी टीचर क्या एक्सपेक्ट करती है ये डेमोन्स्ट्रेट करे। तो बताइए क्या एक ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा एक ऑप्शन बढ़िया है भाई। पूरा एक चैप्टर सेंटेंस बाय सेंटेंस बच्चों को एक्सप्लेन करना, तो ये तो अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। ही डिक्टेट करना है हमें क्वेश्चन आंसर, हमें क्या है ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकें, खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि बच्चे खुद इनिशिएटिव लें कि मैं करूँगा या मैं खुद करूँगा, ठीक है, अपने आप करें। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th इनटू ग्रुप ऑफ 6, यानी 6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 6 बच्चों का क्लास 6th के, एंड गेव देम अ शॉर्ट स्टोरी विदाउट इट्स एंडिंग, यानी कोई भी उन्हें एक छोटी स्टोरी दे दी लेकिन उसकी एंडिंग नहीं दी है, ठीक है। देन सी आस्क्ड देम टू इमेजिन, डिस्कस, फाइनलाइज एंड राइट एन एंडिंग टू द स्टोरी। बच्चों को उसकी एंडिंग नहीं दी, उसका अंत कहा है बच्चों को कि उसका अंत अपने आप लिखो। कैसे लिखना है उसकी एंडिंग, बच्चों को इमेजिन करना है, डिस्कस करना है आपस में, फाइनलाइज करना है और उसकी एंडिंग लिखनी है उस स्टोरी की, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी द टीचर इज डेवलपिंग देयर, तो इस गतिविधि के द्वारा टीचर क्या डेवलप करना चाहती है बताइए। कंट्रोल्ड राइटिंग, बी ऑप्शन है गाइडेड राइटिंग, सी ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, डी ऑप्शन है प्रोडक्ट राइटिंग।
कंट्रोल राइटिंग तो वो होती है कि टीचर क्या है, डिक्टेट कर रही है कुछ भी और ऐसा का ऐसा ही लिखना है, जैसे टीचर बोल रही है, इतना सभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी टीचर के कंट्रोल में जो होती है। ठीक है। गाइडेड राइटिंग होती है कि टीचर टाइम टू टाइम गाइड कर रही है कि भाई ऐसे लिखो वैसे लिखो। ठीक है। प्रोडक्ट राइटिंग होती है कि कुछ भी टेक्स्ट बुक से ऐसे के ऐसे ही उठा के लिख दिया, या फिर कोई भी प्रोडक्ट मतलब कुछ भी चैप्टर पूरा इस तरह से लिखना है, या कोई भी डिक्टेशन वगैरह। लेकिन टीचर क्या कह रही है कि उस स्टोरी की एंडिंग खुद लिखनी है, तो टीचर क्या करा रही है, क्रिएटिव राइटिंग करा रही है। अब क्रिएटिव राइटिंग कैसे होगी भाई, बच्चा इमेजिन भी करेगा, सोचेगा अपने दिमाग में कि कैसे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, डिस्कस करेंगे आपस में, तो कुछ नया लिखने की कोशिश करेंगे, और जितने बच्चे होंगे उतने ही तरह से लिखेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। तो ये क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी डिक्शनरी क्या है, सीखने, भाषा सीखने के लिए एक बढ़िया टूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी, इनमें से एक लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता डिक्शनरी के बारे में। ए ऑप्शन है चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। भाई डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड देखते हैं उसकी स्पेलिंग भी हमें दिखती है ना। लुकिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि मीनिंग भी दिख जाता है किसी भी शब्द का देखना हो, चाहे हिंदी की डिक्शनरी हो चाहे इंग्लिश की डिक्शनरी हो। चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड, या फिर चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई डिक्शनरी में स्पेलिंग भी दिखती है, कोई भी हम वर्ड खोजते हैं तो उसका मीनिंग भी पता चलता है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चलता है। भाई लिखा नहीं होता है कि जैसे कोई भी वर्ड है उसके आगे लिखा होता है एन, अगर प्रोनाउन है तो पी लिखा होगा, वर्ब लिखा होता, मतलब लिखा होता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ सकते, है ना। डिक्शनरी में क्या है, एक्टिव पैसिव का नहीं पता चलता, सिर्फ नाउन प्रोनाउन का पता चलता है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है। और स्पेलिंग और मीनिंग का पता चलता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक अधिगम थ्योरी जो है, डज नॉट फोकस ऑन, बताइए। ए ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद अ बिल्ट इन लैंग्वेज डिवाइस, यानी क्या है, ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, हमारे पास भाषा की क्षमता होती है जन्मजात। ठीक है। बी ऑप्शन है एरर एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि एरर जो है हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारे सीखने का एक प्रोसेस है, जब हम सीखते हैं तो गलतियां होती हैं। सी ऑप्शन है लर्निंग इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, की हैबिचुअली होती है लर्निंग, क्या है आदत, भाषा क्या है आदत से आती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है लैंग्वेज इज लर्न बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, तो ये बात भी ठीक है, लैंग्वेज के अंदर क्या है, रीजनिंग भी इन्वॉल्व है, तर्क भी लगाते हैं और मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि किस पे फोकस नहीं करती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक अधिगम थ्योरी किस पे फोकस नहीं करती है, कि लर्निंग इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन, बच्चों में क्या है, राइटिंग कौशल डेवलप करने के लिए एक टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन है गुड हैंड राइटिंग, यानी अच्छी हैंड राइटिंग हो, अच्छा लिखा हुआ हो, या फिर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए, वर्ड्स लिमिट्स पे, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा। भाई हमें बच्चों की राइटिंग भी नहीं देखनी है, ना ही हमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देखना है, और ना ही वर्ड्स को लिमिट करना है। अगर राइटिंग स्किल डेवलप कर रही है एक टीचर को क्या देखना चाहिए, कि बच्चे के आइडियाज़ देखने चाहिए, कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या लिख रहा है, अपने शब्दों को कैसे लिख रहा है। भाई हम अगर लिखते हैं तो हम एक्सप्रेस ही तो करते हैं, अपने शब्दों को, अपने विचारों को लिखते हैं, उसमें तो एक्सप्रेस करते हैं। तो टीचर को क्या है, बच्चे के आइडियाज़ देखने चाहिए कि लिखती बार अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से लिख रहा है ना, किस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। द फर्स्ट पेज ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट
इज अ पिक्चर ऑफ फेयर स्किन विदाउट एनी वर्ड और सेंटेंस रिटन ऑन इट। यानी क्या है, क्लास फर्स्ट की क्या है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो पिक्चर दी गई है, कोई भी एक पिक्चर दी गई है, लेकिन वो कैसी दी गई है, विदाउट एनी वर्ड, ना तो उस पर कुछ लिखा है ना ही कोई सेंटेंस लिखा है, खाली एक पिक्चर दे दी गई है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पिक्चर फॉर लर्नर्स इज, इसका क्या उद्देश्य है जो ये पिक्चर दी गई है। भाई कोई भी पिक्चर दी गई है, चलो एक कोई भी बंदा है, वो क्या है, यहाँ पे पेड़ बन रहा है, ठीक है, इस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो जैसे कि ये पिक्चर है, तो इसे देख के क्या क्या अंदाजा लगाएगा कोई भी बच्चा। ठीक है, इट्स फन टू लुक एट पिक्चर, की मजे आ रहे हैं पिक्चर देखने में, ऐसा होगा, इसका ये उद्देश्य होगा। या फिर बी ऑप्शन है, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, यानी पिक्चर को समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है इसमें राइटर जो भी पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा है। सी ऑप्शन है, टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ सच पिक्चर, यानी बच्चों को क्या है, मौके देंगे कि इसी तरह की और भी पिक्चर बनाओ। या फिर डी ऑप्शन है, टू इंक्रीज देयर पेशेंस इन रीडिंग द बुक, कि बच्चों का पेशेंस क्या है, बच्चों का जो सब्र है बुक पढ़ने का, उसे बढ़ाएंगे कि भाई बुक की रीडिंग करो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। भाई अगर कोई पिक्चर दी गई है और उस पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे देखना है, उसे समझना है, उसे एनालाइज करना है, तभी तो पता चलेगा कि पिक्चर कहना क्या चाहती है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ना। देखो वो मजे के लिए तो है नहीं कि फन हो गया, ये पिक्चर देखने के लिए मिल रही है कलरफुल, या फिर बच्चों को ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ कराएं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इस पिक्चर का उद्देश्य पूछा है। ठीक है, या फिर उनका पेशेंस की बुक पढ़े वो, तो ये सारे गलत होंगे। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, बी फॉर बेस्ट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई आज क्या हो रहा है, 18 के बाद 19 है, नंबरिंग गलती हो रही है। Assertion, a teacher must relate the structure to communicative function in the class। क्लास में क्या है, टीचर को क्या है, स्ट्रक्चर रिलेट करने चाहिए, कम्युनिकेशन कराना चाहिए। रीजन क्या है इसका, प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस enables the learner to perform well in society, यानी जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होगी क्लास में, उतना ही कोई भी लर्नर है वो क्या है, सोसाइटी में अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो बताइए दोनों ही सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। पढ़ते हैं, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों सही हैं, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए सही है आर फॉल्स है, या फिर दोनों ए फॉल्स है आर सही है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। भाई टीचर क्या है, कम्युनिकेटिव फंक्शन होने चाहिए, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेशन करें। ठीक है, रीज़न क्या है कि भाई जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा बच्चे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उतना ही सोसाइटी में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपने समाज में अच्छी तरह बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भाई कहीं पर भी हम जा रहे हों, 4 लोग बैठे हों, तो उनके बीच में हम कैसे बोल पाते हैं, हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी तो बोल पाते हैं। बचपन से हम बोलते ही तो आ रहे हैं, तो इसलिए तो अच्छा बोल पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी कम्युनिकेशन की, उतना ही अच्छा बोल पाएगा बच्चा। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो अब तो 4-5 दिन बचे हैं पेपर के, तो ध्यान देना थोड़ा सा, क्या पता इस बार भी आ जाएं। इस बार तो पता नहीं, नए भी आ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पिछली बार जो आया है वही रिपीट हो गया और आपका गलत हुआ तो दुख होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए, गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट। गाइडेड कंपोजिशन कब स्टार्ट होनी चाहिए, यानी बच्चों को कब गाइड करें कुछ भी करने के लिए, चाहे राइटिंग हो, ठीक है, कुछ भी कंपोज कर रहे हैं। लेटेंट स्टेज में, यानी बच्चा जब 6 से 12 साल के बीच में हो, 6 से 10 साल के बीच में हो। अर्ली स्टेज में, बिल्कुल शुरुआती टाइम में, या फिर एडोलसेंस स्टेज में, या फिर अडल्ट स्टेज में। बताइए भाई, अगर हम गाइडेड कंपोजिशन शुरू कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी गाइड कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या है, स्टार्टिंग से ही तो गाइड करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो हमने गाइडेंस दी नहीं, आगे जाके गाइडेंस दे रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है। तो हमें क्या है, गाइड कैसे करना है, अर्ली स्टेज में, ठीक है, शुरुआती अवस्था में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग। देखो मैंने थ्योरी भी अलग कराई थी इंग्लिश की,
तो उसमें भी कराया था। एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग के सारे टाइप्स कराए थे, सारी स्टेजेस कराई थी, ठीक है। और मैराथन कराई है, उसमें भी कराए हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं अलग नंबर वाइज बनी है, उन्हें देख लें, नहीं तो मैराथन देख लें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करने ईजिली होंगे। तो बताइए एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग, बताइए एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को प्रमोट करती है ये। रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी प्लेजर के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना। रीडिंग फॉर टेस्ट, या फिर रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। रीडिंग टू नो अबाउट द ऑथर। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई एक्सटेंसिव रीडिंग हम करते हैं तो प्लेजर के लिए ही तो पढ़ते हैं हम, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बताइए मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटेजी मीन्स, यानी बहुभाषितावाद एक युक्ति है, तो इसका क्या मतलब है। टीचिंग ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, यानी स्कूल में बहुत सारी भाषा पढ़ाएं। या फिर बी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग ऑफ मदर टंग ऑफ ऑल लर्नर, मदर टंग में पढ़ाएं बच्चों को, सभी की मदर टंग में। भाई अगर 50 बालक आ रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, सभी की मदर टंग अलग है, तो सारी भाषाओं में पढ़ाना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। सी ऑप्शन है मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर, कि बच्चों की भाषा का प्रयोग करें, टीचर क्या है बच्चों की भाषा का यूज करें। डी ऑप्शन है एनेबलिंग लर्नर्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, यानी बच्चों को क्या है ये सक्षम बनाएं कि वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकें। तो बताइए बहुभाषावाद का क्या मतलब होता है। भाई बहुभाषावाद का यही तो मतलब होता है कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का मतलब ये नहीं है टीचर पढ़ाए, अलग अलग पृष्ठभूमि के जो बच्चे आ रहे हैं उनकी अलग अलग भाषाओं की, तो एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे, है ना। तो यही तो है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, यानी बच्चों की भाषा प्रयोग करके पढ़ें, बच्चों की भाषा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 22। स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटेजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम्स एट, यानी कहानी सुनाना भाषा अधिगम में इसका क्या उद्देश्य है, कहानियों का जो प्रयोग होता है। टीचिंग मोरल्स टू लर्नर्स, कि बच्चों को क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी बता दें कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है ना। बी ऑप्शन है एनेबलिंग टीचर टू लर्न बाय हार्ट द स्टोरी, टीचर क्या है बिल्कुल दिल से सिखाए, दिल से सुनाए कहानी। सी ऑप्शन है एनेबल टू रीड द स्टोरी, कि बच्चों को क्या है कहानी पढ़ने के सक्षम बनाए। डी ऑप्शन है एंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, कि बच्चों को एंगेज करें, बच्चों को मौके दें, बच्चों को शामिल करें भाषा सीखने में। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, क्या उद्देश्य है स्टोरी टेलिंग का, कि मोरल ऑफ द स्टोरी बता दें उन्हें, या फिर उन्हें इतना सक्षम बनाएं कि वो दिल से याद कर सकें, या फिर टीचर अच्छे से पढ़ा सके उन्हें याद करा सके, या फिर एनेबल टू रीड द स्टोरी, यानी बच्चे कहानी को पढ़ सकें, या फिर एंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज। देखो ये ऑप्शन हमारा सबसे बढ़िया है कि बच्चों को क्या है एंगेज करें, ठीक है, बच्चों को शामिल करें, बच्चों को मौके दें कि वो भाषा को क्या है सीख सकें, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इस ऑप्शन में इनेबलिंग, इस ऑप्शन में भी इनेबलिंग है, यहाँ एंगेजिंग दे दिया, जिससे कि बच्चे को लगे कि यहाँ भी इनेबलिंग ही होगा, जैसे एक नज़र में देखते हैं तो इनेबलिंग ही लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए रखते हैं ऐसे ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बताइए अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड एट एज सप्लीमेंट्री रीडर फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, कुछ नरेशन है जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर की तरह रखी गई हैं भाषा अधिगम में। व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर, तो इसका क्या उद्देश्य है जो सप्लीमेंट्री रीडर है। टू प्रमोट इंटेंसिव रीडिंग, भाई इंटेंसिव रीडिंग तो होता है किसी भी चीज़ पे मास्टरी करना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे पूरी मास्टरी करना, पूरी कमांड कर लेना, पूरा गहन अध्ययन करना, ठीक है। टू प्रमोट मोरल लर्निंग, टू प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग, या फिर टू प्रमोट एकेडमिक स्किल्स।
बताइए। देखो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि एकेडमिक स्किल और मॉरल लर्निंग तो होगा नहीं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में से एक होगा। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ा रहे हैं, विद नरेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी ऐसे ही पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, तो क्या है सी ऑप्शन होगा, टू प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है भाई, इंटेंसिव रीडिंग में तो पूरा गहन अध्ययन होता है, मास्टरी होती है इंग्लिश पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि टू प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग। सी ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन अ पोइट्री क्लासरूम। पोइट्री क्लासरूम में किसकी एक जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, बिल्कुल भी। क्या एक डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए इन चारों में से? ए ऑप्शन है आइडिया एंड थीम्स ऑफ द पोएम, कि पोएम की थीम और पोएम के आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। भाई डिस्कस करना चाहिए पोएम की थीम को, तो जब पोएम पढ़ा रहे हैं तो पोएम की थीम ही ना बताएं। बी ऑप्शन है राइमिंग स्कीम, यानी पूरी लहर बना के गाएं कोई भी पोएम है। सी ऑप्शन है पोएटिक डिवाइसेस। डी ऑप्शन है ग्रामर। तो बताइए भाई, पोएम की क्लास है तो ग्रामर का क्या मतलब है? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि अगर पोएट्री हम पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। इट इज़ कॉमन फॉर लैंग्वेज स्पीकर्स टू यूज द वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। व्हाट इज दिस नोन एज। कोई भी लैंग्वेज स्पीकर है, यानी भाषा बोलने वाला जिन्हें फ्लुएंसी होती है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी दूसरी भाषा, जैसे कोई हिंदी बोल रहा है, भाई उसकी हिंदी भी अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी है, और भी कई भाषाओं पे उसकी कमांड है, यानी लैंग्वेज स्पीकर है वो। तो वो क्या है, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के वर्ड भी ले लेता है बीच में। ठीक है, यानी वर्ड्स को बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता रहता है, कभी इंग्लिश बोल रहा है कभी हिंदी बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, या फिर लैंग्वेज ट्रांसमिशन, लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, या फिर सोशियो लिंग्विस्टिक बिहेवियर। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई सामाजिक बिहेवियर थोड़ी ना हो रहा है कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, तो ये सामाजिक बिहेवियर थोड़ी है। लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में भाषा यूज कर रहा है, तो इसका भी मतलब नहीं बनता। ना ही लैंग्वेज ट्रांसमिशन हो रहा है कि ट्रांसमिशन हो रहा है इधर से उधर, भाई वो तो स्विचिंग ही तो कर रहा है, कभी हिंदी बोल रहा है, कभी इंग्लिश बोल रहा है, कभी फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। ये क्या बोलेंगे इसे, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रिमेडियल टीचिंग इज मीन्ड टू। रिमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है भाई? ए ऑप्शन है इम्प्रूव द लर्नर्स लर्निंग, कि बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करें। ठीक है, बी ऑप्शन है इम्प्रूव बोथ द लर्नर्स लर्निंग एंड टीचर्स लर्निंग, कि दोनों का इम्प्रूव हो, बच्चे की तो लर्निंग इम्प्रूव हो और टीचर की टीचिंग इम्प्रूव हो, है ना। सी ऑप्शन है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन द टेस्ट, कि टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। या फिर डी ऑप्शन है इम्प्रूव द क्लास परफॉर्मेंस, कि क्लास में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो बताइए क्या मतलब होता है रिमेडियल टीचिंग का, यानी उपचारात्मक शिक्षण। भाई उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चा इम्प्रूव करे, उसके गैप्स को फिल कर सके, लेकिन क्या है, टीचर की टीचिंग भी इम्प्रूव हो और बच्चे की लर्निंग भी इम्प्रूव हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता था अगर ये नहीं होता, लेकिन ये इसी के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, कि क्या है, बच्चे की लर्निंग भी इम्प्रूव हो, बच्चे का पता चले कि क्या गैप है और फिर उसे रिमेडियल टीचिंग दी जाए, तो उसकी लर्निंग इम्प्रूव होगी और टीचर की टीचिंग इम्प्रूव होगी। भाई अगर बच्चे को नहीं आया तो टीचर की तो गलती है ना, बच्चे की तो कभी गलती हो नहीं सकती। तो क्या है, टीचर की टीचिंग इम्प्रूव हो, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। मदर इज बेस्ट नोन एज। मदर इज क्या होता है कि माँ जब अपने बच्चे को क्या है, जो भी प्यार से शब्द बोलती है, ठीक है, छोटे बच्चे को प्यार से ही तो बोलते हैं, तो माँ को ज़्यादा प्यार दिखाती है, तो उसे बोलते हैं मदर इज। ए ऑप्शन है बेबलिंग। बेबलिंग होता है जब बच्चा 6 महीने का होता है, बा बा माँ करता है। बी ऑप्शन है लर्निंग थ्रू इमिटेशन, कि अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन है ये। ठीक है, अनुकरण करके सीखना।
सी ऑप्शन है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, कि बच्चा ऐसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है डायरेक्टली, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो भाई, मदर इज यानी माँ प्यार से बोल रही है, तो बच्चा क्या है, ये होगी चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी चाइल्ड डायरेक्टली समझ लेता है अपनी माँ की भाषा को, ठीक है। औरों की समझे ना समझे, लेकिन माँ की समझता है बच्चा, है ना। तो ये क्या है, चाइल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। इन द लैंग्वेज क्लासरूम द लर्नर्स रीड द स्टोरी काबुली वाला। भाषा की कक्षा में बच्चे क्या है, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, काबुली वाला, ये उसका नाम है चैप्टर का, जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं। लेटर दे आर गिवन बैकग्राउंड मटेरियल विद इलस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन स्कैन्स ऑफ द स्टोरी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यानी बाद में क्या है, बच्चों को इसी तरह की पिक्चर्स दी जाती है, इसी तरह का सीन दिया जाता है कि तुम ऐसे ही क्या है रोल प्ले करो एक तरह से, ठीक है, ब्रीफ डिस्क्राइब करो। A few learners enact one or two scenes depicted in the illustration, यानी कुछ लर्नर क्या है करते हैं ऐसा ही रोल जैसा स्टोरी में किया गया है, और बाकी लर्नर क्या करते हैं, अदर लर्नर्स वॉच द स्केन्स इनेक्टेड। दिस प्रोसेस इज, यानी बच्चे बाकी जो हैं उसे देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आंसर तो पता चल ही गया है आपको, है ना। ऑब्जर्वेशन की अवलोकन कर रहे हैं बच्चे, बैठ के देख रहे हैं, या फिर कंटेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भीकरण हो रहा है, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप हो रहा है, या फिर कोलाबोरेशन हो रहा है। कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप होता है कि अगर किसी को मास्टरी हो किसी भी चीज़ में, दूसरे को भी मास्टरी बना दे, ठीक है, या फिर कोलाबोरेशन हो रहा है सहयोगात्मक। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, कुछ बच्चे एक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, तो जो बैठे हुए बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं, देख ही तो रहे हैं, अवलोकन ही तो कर रहे हैं, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो, तो ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। विच टेस्ट measures a student's achievement in relation to a specific task that the student will be required to perform later। बताइए कौन सा एक टेस्ट है जो कि मीज़र करता है बच्चों की अचीवमेंट को किसी भी स्पेसिफिक टास्क में, कि बच्चे क्या हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ए ऑप्शन है प्रोफिशिएंसी टेस्ट मीज़र करता है बच्चों की अचीवमेंट को, या फिर प्रोडक्टिव टेस्ट, या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कि भाई हमें बच्चों की अचीवमेंट देखनी है कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना उन्हें आता है, ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट से ही तो मीज़र करेंगे, प्रोडक्टिव टेस्ट से तो नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट जो हमारे सिंपल पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन ये एमसीक्यू पेपर होते हैं, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट से तो मीज़र करेंगे बच्चे की अचीवमेंट को कि कितना प्रोफिशिएंट है ये, क्या इसकी प्रोफिशिएंसी है ना। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, शायद एक दो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो डरना मत, क्योंकि वहाँ तो आपको 150 मिलेंगे, है ना, और 30 तो मिलेंगे इंग्लिश के, 50 पेडागोजी के, 50 कंटेंट के। क्वेश्चन नंबर 30, टू इवेल्युएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर अ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू। बच्चों का आकलन करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और कौन से बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के, ठीक है। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू, टीचर क्या है बच्चों से कह रही है करने के लिए, क्या कह रही है, रीटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स और समराइज द मेन आइडिया, यानी क्या है, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा से कहो और उसका मेन आइडिया बताओ कि कहानी का मेन आइडिया है क्या, ठीक है, कि कहानी को अपने शब्दों में बताओ और मेन आइडिया इसके अंदर है क्या। बी ऑप्शन है मेंटेनिंग अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर, कि किसी भी एक कैरेक्टर पे क्या है डायरी लिखें। सी ऑप्शन है यूजिंग अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकैब ऑन देयर ओन, कि एक सेट बना दें वोकैब का जो खुद से उन्होंने देखी हो। डी ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट टू डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टॉपिक, यानी बच्चों से कहें कि डिस्कस करें कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं जो भी उन्होंने रीडिंग की है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा।
भाई एडवांटेज किसी टॉपिक की बताना, डिसएडवांटेज बताना, तो ये ऑप्शन ठीक थोड़ा ही ना है कि वो कैब बता दें वो, या फिर कोई भी डायरी बेस्ड बताएं। ये सबसे अच्छा है जहां बच्चा अपने शब्दों में कह रहा है कि स्टोरी को क्या है अपने शब्दों में बताइए, अपने शब्दों में बता रहा है पूरी स्टोरी को और समराइज कर रहा है मेन आइडिया को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कोई भी नई भाषा सीखते समय क्या होता है, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, कि अगर हम कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मदर टंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत हमारी मदद होती है। बी ऑप्शन है, द यूज ऑफ मदर टंग क्रिएट्स इंटरफेरेंस रेदर देन फैसिलिटीज, मदर टंग क्या है, बाधा बनती है, ना कि फैसिलिटेट करती है, ना कि हमें फैसिलिटी देती है। सी ऑप्शन है, मदर टंग शुड नॉट बी यूज एट ऑल बाय द टीचर, की टीचर के द्वारा बिल्कुल भी मदर टंग यूज नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, द मदर टंग शुड नॉट बी यूज बाय द लर्नर्स, की मदर टंग क्या है बच्चों के द्वारा भी यूज नहीं होनी चाहिए है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई अगर हम कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं, कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं, तो हमारी पहली भाषा बहुत हेल्पफुल रहती है, इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे को क्या है उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली प्राइमरी में, जब तक बच्चा 8th क्लास तक रहता है, ठीक है, तब तक तो पढ़ाना ही चाहिए, ऐसा RTE में लिखा है। तो क्या है, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हैं। ना तो इंटरफेयर करती है मदर टंग, और ना ही क्या है टीचर को मदर टंग यूज़ नहीं करनी चाहिए, बच्चों को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है। बच्चे को भी यूज़ करनी चाहिए, टीचर को भी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तभी तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज रिफर्स टू, रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणात्मक कौशल, जिसे हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, या डी ऑप्शन है स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो ये आपको याद नहीं करना है, ये समझना है, यानी रिसीव किसे करते हैं, ग्रहण किसे करते हैं। भाई अगर हम कुछ सुनते हैं, जैसे आपने कानों में लीड लगाई हुई है, सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ के भी आप ग्रहण कर रहे हैं, भाई अर्थ समझ रहे हैं। कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या है उसका अर्थ समझ रहे हैं, और कानों से अगर सुन रहे हैं तो भी अर्थ समझ रहे हैं। तो ये क्या हुई, ये दोनों होती हैं रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणात्मक कौशल। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन सा इनमें से एक विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, यानी जिससे देख सकें हम। ठीक है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर है उसे भी देख के पढ़ते हैं, मैगजीन को भी देख के पढ़ते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो को देख के सुनते हैं हम। सी रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक है, या फिर पिक्चर चार्ट, इसे भी देखते हैं। भाई रेडियो को नहीं सुनते हम देख के, रेडियो को तो खाली सुनते ही तो हैं, उसमें पिक्चर थोड़ी ना आती है जो उस देखेंगे, है ना। ये क्या है, खाली ऑडियो एड्स है रेडियो। ठीक है, रेडियो क्या है, ऑडियो एड्स है। ये सारे विजुअल एड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, विजुअल एड्स है, वही इसमें पूछा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज अ स्ट्रेटेजी फॉर रिमेडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा एक रिकमेंड नहीं किया गया है, कौन सा एक ठीक नहीं है, बताइए। आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग इंडिविजुअल लर्निंग वीकनेसेस बेस्ड ऑन विच रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, यानी बच्चों को क्या है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि क्या दिक्कत है भैया, उन्हें डायग्नोज करना, उनके वीकनेसेस को देखना, और क्या है, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन देना। तो यही तो होता है रिमेडियल टीचिंग के अंदर, तो ये तो ठीक है ना। हमें तो गलत देखना है, नॉट रिकमेंड देखना है। टीचर्स फॉर्मुलेट प्रैक्टिकल रिमेडियल सॉल्यूशन टू एड्रेस एंड रिजोल्व प्रॉब्लम, कि क्या है, टीचर फॉर्मुलेट करे प्रैक्टिकल, मतलब बच्चों को क्या है, रिमेडियल सॉल्यूशन दे और उनकी क्वेरी सोल्व करें। ठीक है भाई। एनालाइजिंग वेयर द स्टूडेंट गोज रॉन्ग एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन, कि देखें कि बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें सही चीज़ सुझाए, सही तरीके बताए, रिमेडियल एक्शन बताए।
ठीक है, तो ये भी ठीक है। डी ऑप्शन है अप्लाइंग एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी बाय अप्लाइंग न्यूअर रीडिंग एंड थिंकिंग मेथड्स, यानी क्या है, एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यानी हाई लेवल की, और उसे हाई लेवल में ही अप्लाई करें, अलग मेथड्स हों। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है क्या, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब नोट पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि क्या है, एडवांस मेथड यूज करें, एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, तो यही गलत होगा। ठीक है, यानी नोट पूछा है, बाकी सारे रिमेडियल टीचिंग के लिए ठीक है। आगे चलते हैं। आज कितनी सर्दी हो रही है ना, अब तुम सर्दी में ही जाओगे सारे पेपर देना, है ना, ठंड में क्या पता 4-5 दिन बाद तो कोहरा भी आ सकता है ना, क्योंकि 1 जनवरी के आसपास तो कोहरा होता ही है, तो धुंध में जाओगे। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अ टीचर इन द क्लासरूम इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक and ask the student to quickly think of ideas and note them down before writing an article on the topic। टीचर क्या है, कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही है और बच्चों से कह रही है कि जल्दी से सोचो कोई भी आइडियाज़, अच्छे से अच्छे आइडियाज़, और नोट डाउन करो उन आइडियाज़ को, कब, कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले। ठीक है, व्हाट इज़ द टीचर डूइंग इन द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में क्या करने की कोशिश कर रही है, कि बच्चे क्या है, कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले क्या है, जल्दी जल्दी आइडियाज सोच रहे हैं अपने दिमाग में, टीचर कह रही है ये करने के लिए। ठीक है, तो टीचर क्या है, ड्रिल करा रही है, यानी उन्हें कुछ याद करा रही है, रटवा रही है, या फिर कोई भी असेसमेंट दे रही है, सॉरी असेसमेंट करा रही है, यानी आकलन कर रही है उनका, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रही है, या फिर चेकिंग लिस्ट। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई टीचर क्या है, उन्हें ये कह रही है कि नए नए आइडियाज़ लेके आओ, जल्दी से कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले अपने दिमाग में आइडियाज़ ले और उन्हें अलग नोट डाउन कर लो, है ना। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हम रफली नोट्स नहीं, जैसे आपके दिमाग में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप बुकिश लैंग्वेज या फिर टीचर की लैंग्वेज ना लिख के अपनी खुद की भाषा में कुछ भी देसी से नोट्स बना लें। ठीक है, तो वो क्या है, आपके आइडियाज़ हैं, यानी आप कुछ नया आइडियाज़ लगा के, मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं आप। ओवरऑल क्या है, मतलब कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लगा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मेरा गला बैठ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, शायद दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब तो आप बता ही दोगे, जब पीछे देख लिया तो रिपीट हो गया। ए ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द बिल्ड इन लैंग्वेज डिवाइस, यानी क्या है, ह्यूमन बींग्स बोर्न होते हैं भाषा के साथ, उन्हें भाषा जन्म से ही मिल जाती है। एरर्स एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, की एरर क्या है, हमारी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, ये भी कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर आता है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, की भाषा क्या है, हैबिट फॉर्मेशन से आती है, तो ये लर्निंग थ्योरी में नहीं होता। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर ये नहीं आता। डी ऑप्शन है लैंग्वेज इज लर्न बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, कि लैंग्वेज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, रीजनिंग है, तर्क है, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डज नॉट पूछा है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। फ्लुएंसी मीन्स, फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है। मैं फ्लुएंसी करते रहती हूँ कितनी बार, है ना, क्योंकि फ्लुएंसी नहीं आ पाती। ए ऑप्शन है राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग। बी ऑप्शन है समराइजिंग अ स्टोरी इन ओन वर्ड्स, कि किसी भी स्टोरी को अपने शब्दों में समराइज करना, तो फ्लुएंसी होगी। या फिर क्लैरिफाइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, की ग्रामर के रूल्स क्लैरिफाई करना। या फिर बोलना, पढ़ना और लिखना कैसे, विद फ्लो में, फ्लो के साथ बिल्कुल, तो यही तो फ्लुएंसी होती है। भाई मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझसे क्या है, कभी कभी गलत वर्ड भी निकल जाते हैं, हड़बड़ाहट भी हो जाती है, हेजिटेशन भी हो जाती है, तो क्या कहने का मतलब है कि फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, तो फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है कि अच्छी तरह बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना, जैसे कि ये न्यूज़ वाले बोलते हैं, इतने फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, और अच्छी तरह पढ़ना, कुछ भी लिखा हो, या फिर कुछ भी नोट डाउन करना, कुछ भी लिखना, कैसे, फ्लो में, ये तीनों चीज़ करना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया आइडियली बिगन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज, यानी इंडिया में क्या है, बच्चे अपनी स्कूलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, मदर टंग में और होम लैंग्वेज में, यानी घर की भाषा में। ठीक है,
एंड मूव ऑन स्टडी 2 और मोर लैंग्वेजेस इन हाई स्कूल, यानी जैसे जैसे बड़े होते हैं हाई स्कूल तक जाते हैं तो उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं लैंग्वेजेस को। भाई स्टार्टिंग तो करी मदर टंग में, फिर और लैंग्वेजेस उसके अंदर ऐड ऑन कर ली। व्हाट इज दिस लैंग्वेज इन एजुकेशन स्ट्रेटेजी नोन एज, तो ये क्या तरीका है, इसे क्या कहते हैं ओवरऑल? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, या फिर लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी, या फिर ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म पॉलिसी फॉर एजुकेशन। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, बच्चा क्या है स्कूलिंग स्टार्ट कर रहा है मदर टंग में और फिर क्या है ऐड ऑन कर रहा है लैंग्वेजेस को, तो क्या है ये है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, बताइए कौन सा एक आकलन का सबसे बढ़िया तरीका है किसमें, भाषा अधिगम में? रिटन टेस्ट कराएं बच्चों का, या फिर उन्हें डिक्टेशन कराएं, या फिर उन्हें असाइनमेंट दें, या फिर उन्हें ऑब्जर्व करें? तो बताइए कौन सा एक अच्छा है तरीका, कौन सा तरीका अच्छा है असाइनमेंट असेसमेंट का, आकलन का? भाई यही तो है, हम उनसे रिटन टेस्ट में भी आकलन नहीं कर सकते, डिक्टेशन तो सबसे बेकार होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, असाइनमेंट भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अच्छा है। क्या है, बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे उन्हें आ रहा है, कैसे वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिमेडियल टीचिंग देनी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बताइए। अ स्टूडेंट रोट अ पैराग्राफ ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, यानी एक बच्चा क्या है पैराग्राफ लिख रहा है किस पे, न्यू ईयर पे, जो कि आने वाली है ना। फॉर न्यू ईयर्स डे माई फैमिली एंड आई इन्वाइटेड अवर फ्रेंड्स फॉर मिडनाइट काउंटडाउन, यानी मैंने क्या करा न्यू ईयर पे अपने दोस्तों को इन्वाइट करा और अपनी फैमिली को इकट्ठा करा, और रात के 12 बजने वाले थे, काउंटडाउन स्टार्ट हो रही थी, यानी गिनती कि 1 मिनट 10 मिनट 5 मिनट रह गई है। ठीक है, ऑन न्यू ईयर्स ईव वी वेंट टू द केक शॉप टू ऑर्डर केक, फिर हमने क्या किया कि हम शॉप पे गए और हमने केक ऑर्डर दिया। ठीक है, नई साल पे हम कहाँ केक ऑर्डर करने गए। वी ऑल्सो बॉट डेकोरेशन ड्रिंक्स अदर स्नैक्स फॉर पार्टी, हम पार्टी के लिए क्या करें, हमने डेकोरेशन का सामान लेके आए, कुछ ड्रिंक्स लेके आए, ड्रिंक्स मतलब वो वाली ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक लेके आए होंगे भाई, स्नैक्स लेके आए पार्टी के लिए मतलब। माई पेरेंट्स ब्लो द बैलून्स एंड आई हेल्प डेकोरेट द हाउस, फिर मैंने क्या करा अपने पेरेंट्स गुब्बारे फुलाए और पेरेंट्स की हेल्प की घर को डेकोरेट करने में। आवर फ्रेंड्स केम ओवर आफ्टर डिनर एंड वी प्लेड टिल मिडनाइट, यानी मेरे सारे फ्रेंड्स आए, हम सब ने डिनर किया और लेट नाइट तक क्या करी, पार्टी करी। ठीक है, व्हाट स्टेप ऑफ पैराग्राफ राइटिंग शुड यू आस्क द स्टूडेंट टू मोस्ट फोकस ऑन नाउ, यानी ये सारी राम कथा के बाद पैराग्राफ राइटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, किस पे होगा बच्चे का? आइडिएटिंग पे कि आइडियाज़ आए उसे, या फिर स्ट्रक्चर पे पूरे, या फिर ड्राफ्टिंग पे, या फिर एडिटिंग पे? तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, आइडिया तो उसके दिमाग में आ गया कि हमें क्या क्या करना है, न्यू ईयर आने वाला है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर भी होगा, पूरी ड्राफ्टिंग भी कर ली, लेकिन क्या है लास्ट में जब इसे लिखेगा तो क्या करना है, उसे एडिटिंग करनी है कि भाई गलत तो नहीं लिख दिया है, कहीं कोमा तो नहीं रह गया है, अच्छा ये अंडरलाइन करना था, ये हाईलाइट करना था, ये वाला वर्ड बड़ा बनाना था, क्या है एडिटिंग और करनी है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा पैराग्राफ लिखते टाइम, एडिटिंग पे। ठीक है भाई, आइडियाज़ तो भरपूर है, पूरा आइडिया है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरी ड्राफ्टिंग की हुई है उन्होंने, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, टिल देन बाय, टाटा, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो, अगर नए हैं तो कर दें, पुरानों ने बहुत सारों ने नहीं किया है तो कर दिया करो ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।